Hello, guys, everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका था एंड इफ़ यू आर फ्रॉम बीबीए और डूइंग बीबीए बीकॉम, और अगर आपका 11th 12th में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। हम लोगों ने नेशनल इनकम क्या होता है इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये पढ़ चुके हैं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, डेफिनेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव अहेड. In this video lecture, we are going to cover Keynesian theory of income determination, concept of employment, determinants of macroeconomic equilibrium with aggregate demand and aggregate supply analysis. अगर आप पहले से ही आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है, 11th 12th में था, या फिर आपको थोड़ा भी आइडिया है इकोनॉमिक्स का, तो थोड़ा समझ में आएगा। अगर नहीं है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं आपसे, बिकॉज यहाँ पे कुछ ग्राफ्स भी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि ये कीन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन या फिर ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है। एज ए बीबीए स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट हम क्यों पढ़ें। सो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से टोटल इनकम, कंट्री में जितनी भी इनकम है ना, उसमें कॉजेज आ सकते हैं, या फिर जॉब्स में चेंज आ सकता है। स्पेशली जब कोई टफ टाइम चल रहा हो, जैसे कोविड वगैरह, जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही कुछ चीज़ें हुई थी। अगर ऐसा कुछ सीन है ना, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं जिसकी वजह से चेंजेस आ सकता है कंट्री की इनकम में। कंट्री की इनकम में चेंज आने का मतलब क्या है पता है? कंट्री की इनकम में चेंज आने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका सामान बिकेगा नहीं, बिकेगा, बिकॉज लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। तो इसलिए टोटल इनकम, ये टोटल आउटपुट कितना बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में ही लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक क्रूशियल टॉपिक, crucial things in the economy, टू अंडरस्टैंड कि हमें अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कैसे करना है, स्पेशली इन केस ऑफ अनसर्टन टाइम्स। ठीक है, तो बीबीए बीकॉम स्टूडेंट्स क्यों पढ़े भाई? पहला तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को समझने में हेल्प मिलेगी, जितने भी डिसीजन है ना इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो करने में हेल्प मिलेगी, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है बिजनेस में, इस चीज़ को समझने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ ना, तो क्या हुआ था एक बार 1930 में। इस टॉपिक को समझने से पहले एक स्टोरी सुनना ज़रूरी है। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, बहुत मंदी आ गई थी, महामंदी। ठीक है, इस टाइम क्या था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, नो मनी। अब जब पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, डिमांड होगी, डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, सामान बनेगा, सामान बनेगा तो, लेकिन सामान तो बिकेगा नहीं। अगर सामान बिकेगा नहीं तो क्या सामान बनेगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी। तो कैसे इकोनॉमी में इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से ओवरकम किया गया। तो हुआ क्या, उस टाइम ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मेनर्ड किन्स, J.M. कीन्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सजेशन दिया। उन्होंने क्या सजेशन दिया, इन्होंने कहा कि देखो, इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ना, ये खुद ही कंट्रोल नहीं हो सकता है। ये कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट का बहुत क्रूशियल रोल है, अपने आप से सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देखो, उसके पहले क्या था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था। प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होता था, गवर्नमेंट का कोई खास कंट्रीब्यूशन रहता नहीं था, सामान बनता था, उतना ही बनता था जितना डिमांड है, जितना डिमांड है सामान बनता था, ऐसे करके सब काम चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। ठीक है, तो उस टाइम जो J.M. कीन्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि कैसे चीज़ों को अब आप अपने कंट्रोल में ला सकते हो, कैसे इस सिचुएशन से, महामंदी की सिचुएशन से ओवरकम किया जा सकता है। So, theories of income determination helps to understand how a national income level is decided. Country की national income क्या हो, focusing on how factors, different factors like consumption, investment, government spending contribute to national income. ये जो थ्योरी है ना, ये हेल्प करती है इस चीज़ को समझने के लिए कि जो कंजम्पशन है हमारा, आप जो कंज्यूम करते हैं, बिजनेस जो कंज्यूम करता है, बिजनेस क्या कंज्यूम करता है, बिजनेस जो आपके प्लांट एंड मशीनरी लगाता है, ये सारी चीज़ें जो कंज्यूम करता है, रॉ मटेरियल्स की डिमांड करता है, हम और आप खाना खाते हैं, ये जो कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट है, हम और आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट करता है प्लांट एंड मशीनरी सॉरी लगा करके, ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट जॉब्स का देती है, गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बनवाती है, ये सारा ही कहीं ना कहीं नेशनल इनकम को कैसे कंट्रीब्यूट करता है।
ठीक है। तो जब हम इस चीज़ को समझे ना कि इसमें बेसिकली दो मेन थ्योरीज हैं। पहला तो ये है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, मतलब इनकम, नेशनल इनकम को डिटर्मिनेशन करने के लिए एक क्लासिकल थ्योरी है। और ये मानती है, क्लासिकल मतलब पुरानी थ्योरी है, ये मानती है कि नेचुरल बैलेंस अपने आप इकोनॉमी में आ जाता है हमेशा ही। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, गवर्नमेंट का कुछ खास रोल नहीं है। कीन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन क्या कहती है? ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे फोकस करती है। सबसे पहले दिया किसने था? जेएम कीन्स, जॉन मेनर्ड कीन्स। अभी मैंने बताया ना, इन 1930s एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन कहा गया, सोचो, मतलब डिप्रेशन भी नहीं, बहुत महामंदी थी। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर इफेक्ट, इन सारी चीज़ों को कीन्स ने एक्सप्लेन किया। तो वन बाय वन चीज़ों को हम आगे कवर करेंगे। बस आप ब्रीफ में भी इतना जान लो, क्या लग रहा है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मतलब? अगर देश की इनकम को पता करना है ना, तो आपको कंट्री में डिमांड कितनी है, कंट्री में सप्लाई कितनी है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कंट्री में लोगों का कंजम्पशन करने का पैटर्न क्या है, लोग कितना कंज्यूम करते हैं, साइकोलॉजिकल क्या चीज़ें, वो क्या है उनका साइकोलॉजी। अगर हमारी 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये में अगर हम 80 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो ये जो 80 रुपये है ना, ये है हमारा कंजम्पशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, और सेव कितना कर रहे हैं? 20 रुपीज़। तो किसी भी कंट्री में ये दोनों फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं कि कंट्री की इनकम कितनी होने वाली है, हम कितना खर्चा करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ेंगे हम लोग, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आगे देखते हैं ये जो थ्योरी है इसमें कहा क्या गया। कीन्स ने कहा कि इन द शॉर्ट पीरियड लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड सो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द कंट्री। इन्होंने कहा कि कंट्री में जो नेशनल इनकम है ना, स्पेशली शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ये याद रखना, शॉर्ट पीरियड की ही इन्होंने बात की, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में ना इतना लंबा टाइम रहता है कि चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल हो सकती हैं। शॉर्ट पीरियड में जैसे कोविड का टाइम आया, ये सब टाइम्स पता है कि कुछ ही टाइम का है, साल का है, 1 साल का है, 2 साल का है, इस टाइम कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड सो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन दी कंट्री। तो ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। ये वर्ड आप बार बार देखोगे तो कंफ्यूज मत होना। इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि ऐसा ऐसा टाइम, ऐसे सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पे जितना सामान बन रहा है, सपोज आप 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो 100 रुपये लोग डिमांड भी 100 रुपये की चीज़ डिमांड भी कर रहे हैं। या फिर ऐसे मान लो कि 100 पेंसिल्स अगर आप बना रहे हो, तो 100 पेंसिल्स की डिमांड भी है। ये है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें या हर चीज़ों की बात करें, तो मतलब जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, इसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऑफ नेशनल इनकम अकर्स व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। दिस इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड है, मतलब बहुत अच्छी डिमांड है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। ठीक है, अब जो कीन्जियन थ्योरी है, इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या क्या? पहला है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब वो सारे प्राइमरी फैक्टर्स जो कि लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करते हैं। मतलब इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितनी है, किस चीज़ के लिए डिमांड? तो कंजम्पशन के लिए डिमांड। सी, कंजम्पशन के लिए डिमांड, हम और आप खाने पीने में जो डिमांड करेंगे वो। इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड है, मतलब मशीनरी की डिमांड करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी की डिमांड करेंगे, ज़मीन की डिमांड है इन्वेस्टमेंट में, मतलब ये कौन करेगा? ये बिजनेस करेगा। तो डिमांड मतलब क्या? हर एक सेक्टर्स इकोनॉमी में। गवर्नमेंट की डिमांड, गवर्नमेंट किस चीज़ की डिमांड करेगी? गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बनवाएगी तो उसके रॉ मटेरियल की डिमांड करेगी, तो गवर्नमेंट की डिमांड। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बाहर सामान भेजना है, उसकी डिमांड। तो ये सारा ही डिमांड को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाता है एग्रीगेट डिमांड कितनी है। मतलब डिमांड ऑफ, इट इज़ द समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब कि जितनी भी डिमांड है ना, उसको फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली इकोनॉमी में उतना ही सामान बनेगा, तो वो है आपको उसका समेशन क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। और जितना एग्रीगेट सप्लाई होता है ना, सामान बनता है, डेफिनेटली उतने लोगों को इनकम मिलेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई और जो वाई है उसको इक्वल है। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। क्लियर? और ये जो y है, ये C+S, ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमारी जो भी इनकम होती है या तो उसमें हम कंज्यूम करते हैं या सेविंग करते हैं, इसलिए दोनों को ऐड कर दो C+S, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या, एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम भी कह सकते हो, क्योंकि लोगों की फैक्टर्स इनकम या लोगों की इनकम ही उतनी होगी, जितना सामान बनेगा लोगों की इनकम उतनी होगी, ऐसा माना गया है। और ये जो इनकम है ये क्या होगा, कंजम्पशन और सेविंग का समेशन है, क्योंकि हम उस पैसे को या तो कंज्यूम करेंगे या सेविंग के लिए खर्च करेंगे। थर्ड इनका जो कॉन्सेप्ट है कीन्सियन थ्योरी में वो है आपका कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में क्या कहा गया है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो रिलेशन है ना वही कंजम्पशन फंक्शन है। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इसमें दो चीज़ें समझो, इसमें पहला ये है कि MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ये आपके इनकम का वो परसेंटेज है जो मार्जिनल मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट, मार्जिनल मतलब वन एडिशनल यूनिट ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे क्योंकि हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो इनकम से इसे रिलेट किया गया है। अगर हम 100 रुपये कमाते हैं हमारी इनकम 101 हो जाती है, तो ये जो एक रुपये है ना ये हमारा मार्जिनल इनकम है, ठीक है। तो ये MPC, अब MPC क्या है, MPC मतलब ये है कि जब हम जितना एक्स्ट्रा कमाते हैं तो हम उसमें एक्स्ट्रा कितना कंज्यूम करने के लिए खर्चा करते हैं। नहीं समझ में आया, देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉर एग्जाम्पल if it is 0.8, individual spend 80% of any additional income they earn। अगर MPC का जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, अगर ये 0.8 है मतलब कोई भी जो पर्सन है ना वो अपनी इनकम 100 रुपीज़ है, इसमें से 80 रुपये वो खर्च कर देता है, किस काम के लिए कर देता है, कंजम्पशन के लिए, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या चीज़ है, अगर हम ये खर्च माइनस कर दें मतलब 100 में से 80 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 20 रुपये, ये सेव करता है। यानी कि 1 माइनस MPC, जितना खर्च करते हैं उसको माइनस कर दें तो जितना अमाउंट आएगा वो आपका MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। क्लियर। तो एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ऐसे ही जान लो, इतना इंक्लूड करने की ज़रूरत है नहीं, मुझे लगा करना चाहिए तो मैंने बता दिया ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। इसमें ये कहा गया है कि ऐसा देखा जाता है लोगों की टेंडेंसी होती है कि जितना वो एक्स्ट्रा कमाते हैं ना, जो कंजम्पशन है वो उस लेवल पे खर्चा नहीं करते, लोगों में टेंडेंसी हो जाती है कि एक्स्ट्रा इनकम को वो सेव ही करते हैं। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जितना लोगों की इनकम होगी लोग उतना ही एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका फोर्थ टॉपिक है या फोर्थ जो कीन्सियन कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इनकम। एग्रीगेट डिमांड का बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है, आगे हम पढ़ेंगे समझ जाओगे इसका कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे इनिशियल इंक्रीज इन स्पेंडिंग कैन लीड टू अ लार्जर ओवरऑल इनकम इन नेशनल इनकम और GDP। जितनी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही ना BPSC में, उसमें क्या देख रहे हो, BPSC टीचर्स वगैरह की बहुत जॉब आ रही है, बिकॉज ये वीडियो मैं बिहार स्टूडेंट्स के लिए उनका सिलेबस देखते हुए बना रही हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में वही एग्जाम्पल आया। तो जितनी भी BPSC जॉब्स आती हैं इनका मकसद क्या होता है, जितना लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लोग उतना खर्चा करेंगे, लोग उतना खर्चा करेंगे तो उतना सामान बनेगा, जितना सामान बनेगा लोगों की इनकम उतनी होगी। तो इनिशियल स्पेंडिंग मोर इनकम फ्रॉम पीपल फॉर पीपल, मोर स्पेंडिंग मोर इनकम, ठीक है। तो ये पूरा जो है साइकिल है या ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो ये था की कॉन्सेप्ट ऑफ जो आपका कीन्सियन का जो मेन कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम को समझने, इसको समझने के लिए, थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन को समझने के लिए। अब एजम्पशंस की बात करें ना तो इसमें क्या क्या एजम्पशन है इस थ्योरी के लिए। पहला तो ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए काम करेगा, बिकॉज क्यों, लॉन्ग पीरियड में चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाने वाली हैं। अगर शॉर्ट पीरियड में चीज़ें हाथ से बाहर जा रही हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं या सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है इकोनॉमी में, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। नो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड इकोनॉमी में नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्लोज है, बाहर के बिजनेस के लिए दरवाज़ा बंद है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, लार्ज लेवल पे चीज़ें हो रही है, कंट्री लेवल पे चीज़ें हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, इसीलिए सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेबर हैज़ मनी इल्यूजन, मतलब अगर वर्कर जो है, वर्कर फील्स बेटर व्हेन वेजेस इंक्रीज्ड इवन व्हेन प्राइस आल्सो इंक्रीज्ड। वर्कर्स को अच्छा लगता है जब वेजेस बढ़ता है, अगर प्राइस बढ़ा ये अलग बात है, प्राइस का उसको उतना लॉजिक नहीं है, उसको आइडिया नहीं है, बस लेबर को अच्छा लग रहा है कि अगर उसका वेजेस बढ़ता है। तो वर्क लेबर हैज़ मनी इल्यूजन, ये कुछ चीज़ें जो है कीन्स ने मानी थी और इसको मान करके चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। अब देखो, अब आई मेन बात है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये क्या है, मतलब इकोनॉमी में कब कंट्री को लगेगा, इकोनॉमिस्ट को लगेगा इकोनॉमी में कब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं,
जितना इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या जितना इक्विलिब्रियम है वो बेस्ट है, स्टेट ऑफ बैलेंस हमारा बेस्ट है। पहला तो एग्रीगेट डिमांड को समझो। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या? एग्रीगेट डिमांड मतलब दो फैक्टर्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ों से आएगी, एक तो हम कंज्यूम करने के लिए डिमांड करेंगे, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करेंगे। सिर्फ हम नहीं, बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करेगी। तो जो एग्रीगेट डिमांड होगी, एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट खर्चा हम या तो कंजम्पशन के लिए करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई होगा जो एग्रीगेट प्रोडक्शन इज प्लान बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट सप्लाई मतलब इनकम, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? जब आपका एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा, ठीक है। और अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, चलो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं और इसे समझते हैं। ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। ग्राफ को कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर चीज़ें नहीं हैं, फिर भी आप मेरे साथ बनाओगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये जो है एक्स एक्सिस, पहले ऐसे लाइन खींचना, ठीक है, एक्स एक्सिस। ये क्या चीज़ है? ये है एम्प्लॉयमेंट या फिर ये है आपका इनकम, ठीक है, या फिर आउटपुट भी कह सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो है आपका इधर, ये है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस, इधर लाइन खींचना है एक और वाई एक्सिस, उस पर ना एग्रीगेट डिमांड दिखा देना। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड किस चीज़ के लिए? कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट डिमांड करेगी, ये सारी डिमांड, सेविंग्स के लिए डिमांड, ठीक है, ये सारे डिमांड्स हैं। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद ये करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके पूरा आप एक लाइन ड्रॉ करना। ये क्या लाइन है? ये लाइन है आपका एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, सामान कितना सामान बन रहा है, तो जितनी सप्लाई होगी उतनी ही इनकम होगी, ये हमें पता है। एग्रीगेट सप्लाई, और ये ज़ीरो से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब सामान ज़ीरो से भी बन सकता है, लोगों की इनकम ज़ीरो भी हो सकती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट सामान नहीं बनेगा तो लोगों की इनकम भी नहीं होगी, इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? इक्विलिब्रियम पता करना है ना, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये होना चाहिए। एग्रीगेट सप्लाई का लाइन ड्रॉ कर दिया, अभी एग्रीगेट डिमांड का लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो होगा यहाँ से स्टार्ट, और ये कंजम्पशन के लिए डिमांड है। ये जो इतना है ना, ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। कंजम्पशन का जो लाइन है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। रीज़न, इतना जो पार्ट है ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। हम पैसा कमाएं ना कमाएं, हम इतना खाने पीने के लिए हमें पैसा चाहिए, चाहे हम ज़मीन बेचें, कुछ भी करें। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो कि ज़ीरो से ना स्टार्ट होकर के इतना यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर? उसके बाद कीन्स ने कहा था कि एग्रीगेट डिमांड मतलब सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं, एग्रीगेट डिमांड मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है। तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें एक और पैरेलली लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये वो लाइन है जो बताती है कि C+I इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ना, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, ये लाइन, और ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई इनका लाइन है, ठीक है। आउटपुट मतलब सप्लाई। यहाँ पे जहाँ पे ये इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, ठीक है। बी पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, इसमें क्या है? इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। पी पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, पी पॉइंट क्या है? इफेक्टिव डिमांड, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एडी इक्वल्स टू एएस, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब एक और लाइन जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बताता है, और इतना जो है वो नेशनल इनकम कंट्री की है, ठीक है। एक और लाइन जो ये बताता है कि अगर गवर्नमेंट ने भी खर्चा बढ़ा दिया तो क्या होगा। मतलब यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, C+I मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी अगर आ जाए तो डिमांड करने के लिए, डिमांड किस चीज़ के लिए करेगी? गवर्नमेंट डिमांड करेगी। गवर्नमेंट अगर उसको फ्लाईओवर बनाना है तो रॉ मटेरियल्स के लिए डिमांड करेगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट भी डिमांड करे ना, गवर्नमेंट भी सामान बनाए, गवर्नमेंट भी खर्चा करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, ठीक है, तो इसका क्या चीज़ होगा? इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि इस चीज़ को दिखाती है। यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना, C+I+G, C+I+G, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बताता है कि गवर्नमेंट भी इनकम एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, डिमांड ज़्यादा करती है, तो जो नेशनल इनकम है ना, जो कि अभी बस इतनी थी, ओ से लेकर के यहाँ तक थी,
वो बढ़ के यहाँ तक हो जाएगी। मतलब नेशनल इनकम हमारे कंट्री में बढ़ेगी अगर गवर्नमेंट भी ज़्यादा खर्चा करती है, अगर नहीं करती है तो इतनी होकर रह जाएगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या रोल है ये भी थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन से समझा जा सकता है। क्लियर? एनी डाउट? आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। यहाँ पे मैंने जितना इजी लैंग्वेज में समझा सकती थी मैंने समझा दिया है। ग्राफ को एक बार क्लियर करके फिर से बनाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।